Hey aspirants, we are going to start Polity and Governance compilation of the September month of Vision IS, and today we would try to complete it in one go. And first topic is about one nation and one election. And this video would be in bilingual language, so I think there should not be any problem with this. फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. अब देखो भाई, दिस ईयर इन मेंस 2024 दे हैव आस्क्ड अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन. तो यहीं पे वन नेशन वन इलेक्शन, सो देयर इज अ ह्यूज चांस दैट इन अपकमिंग प्रीलिम्स दे कैन आस्क 2025 प्रीलिम्स. सो वी शुड नो अबाउट इट. थोड़ा आपको उसके ग्लिम्स पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेयरमैनशिप किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? ये श्री रामनाथ कोविंद के. श्री रामनाथ कोविंद आर फॉर्मर प्रेसिडेंट. देन अब देखिए, आपको पता होना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है. ये सिंपली क्या बता रहा है? साइमल्टेनियस मतलब एक बार में, बट एक दिन में नहीं. सिंपली यहाँ मेंशन भी है, डू नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री नीड्स टू हैपन ऑन द सिंगल डे. एक दिन में नहीं, मतलब एक बार में इलेक्शन हो जाए. ऐसा मतलब कि इसको आप डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो क्लियरली मेंशन है. एक बार में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, म्यूनिसपैलिटीज़ के, मतलब म्यूनिसपैलिटीज़ के और लोकल बॉडीज़ के, लाइक आर पंचायत, म्यूनिसपैलिटी इज़ ऑल्सो लोकल बॉडी. अब देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन हमने पहले भी कराए थे, जैसे 1951 में, फिर 57 में हमने कराए, फिर 62 में कराए, 67 में कराए. उसके बाद क्या हुआ? इशू आ गया था. उसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ अवर स्टेट असेंबलीज़ का भाई प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना. फिर कैसे हम कर पाएंगे? अब देखो, आपको सोचना है पर्सपेक्टिव. किस पर्सपेक्टिव में आप सोच सकते हो कि नीड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन. सारी चीज़ें नहीं पढ़नी भाई अपने को वही पढ़ना है जो मेंस में इम्पॉर्टेंट है. तो भाई नीड क्या है? गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट. लाइक व्हाट इज़ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट भाई? तो फिर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में ऐसा क्या है कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट करें? जैसे क्या है बताता हूँ आपको. इलेक्शन होते हैं अपने, तो पहले आप ऐसा सोच लो कि किस पर्सपेक्टिव में आप सोच सकते हो. पहले आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सोच लो. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आप सोच लोगे जैसे कि कॉस्ट रेड्यूस हो जाएगी, एक्सचेकर पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा. फिर उसके बाद आप एक जुडिशरी लेवल पे सोच लो. जुडिशरी लेवल पे क्या होगा? जुडिशरी लेवल पे आपका अपना पेंडेंसी, डॉकेट एक्सप्लोजन कम हो जाएगा. पेंडेंसी जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे. कैसे कम होंगे भाई? जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो अपना क्या होगा? कम हो जाएगा ना. केसेस कम हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे. फिर हमारा लॉजिस्टिकल आफ्टर दैट डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. भाई डाइवर्जन कैसे है? बार बार इलेक्शन कराएंगे तो टीचर्स जो होते हैं हमारे ईवीएम मशीन पे, उनको बार बार डाइवर्स होना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा बार बार. देखो वही सेम चीज़ दिया हुआ है. अब नीचे देखते हैं कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, फ्रिक्वेंट इलेक्शंस एंड डिले डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमसीसी लग जाता है ना भाई. तो एमसीसी लग जाएगा तो अपना वही है कि डिले हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोग्राम में. इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कॉस्ट, सिंपली है बस इतना आप देख लो. हाई फाइनेंशियल बर्डन. व्हाट इज़ हाई फाइनेंशियल बर्डन भाई? हाई फाइनेंशियल बर्डन अपना रहेगा जब इलेक्शन हमारे बार बार होंगे तो फाइनेंशियल बर्डन हमारे इंक्रीज़ होंगे ना. सिंपल वही है. डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मैंने बताया. सिक्योरिटी फोर्सेस, टीचर्स भाई, टीचर्स इलेक्टोरल. अब टीचर्स को भी है, प्राइमरी ड्यूटीज इनकी लगती है. रेड्यूसिंग द बर्डन ऑन द कोर्ट्स. देखो पेंडेंसी केसेस, वही चीज़ है कि केसेस जब डिस्प्यूट कम होगा, रेड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट्स. रेड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी रेड्यूस होगा. तो बार बार हमारे जैसे कि अभी हमारे सेंट्रल लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो सेंट्रल लेवल पे बीजेपी कर रही है तो स्टेट में भी बीजेपी का इलेक्शन होगा बार बार मोदी जी को इधर उधर जाना पड़ेगा. तो वही रेड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रेड्यूस करेगा. वोटर्स पार्टिसिपेशन,
अब जैसे कि बार बार जब इलेक्शन होंगे तो बार बार वोट देने जाने में भी एक तो जैसे कि फटीग आती है, तो ये फटीग ख़त्म होगी इससे। ये ऐसा नीड है इसका, क्यों देख सकते हैं आप। इसके बाद आइए नीचे देखते हैं हम। ये देखो भाई, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं तो कहता हूँ कि ये तो कोट आप ये याद कर लो भाई, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ बीन सेड बाय आवर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन कुरैशी साहब। Election have become the root cause of the corruption in the country. After winning election, the politician, bureaucrat, nexus indulges in the recovering the investment. देखो भाई, recovering the investment, and thus where the corruption begins. अब यहीं corruption begins होता है, यहीं शुरू होता है corruption, इनका यही कहना है। तो you can quote this. अच्छा भाई आगे आ जाओ। कमिटीज़ थोड़ा वो देख लो आप, not important, not important. Everything is not important for us. This can be mentioned, this can be mentioned. After that, what should be the election challenges? देख लो भाई, challenges पे देखो, ये पहले से ही मैंने वीडियो बना रखी थी, बट उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन होने के कारण मैं फिर से बना रहा है वीडियो। challenges and complexities, देखो भाई challenges क्या होंगे, आप देखो पर्सपेक्टिव सोचो, फिर वही वाली बात हो गई, पर्सपेक्टिव सोचना है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में? हम हमारे ये फिर से बनाना है हमें डायग्राम। देखो लॉजिस्टिकल इशू, पहली बात लॉजिस्टिकल लॉजिस्टिकल इशू क्या होगा, हमें ईवीएम बढ़ाने होंगे। ईवीएम भाई एक बार में इलेक्शन कराने होंगे तो ज़्यादा करना होगा। वीवीपैट बढ़ाना होगा, वीवीपैट बढ़ाना होगा। उसके बाद कंसर्न्स रिगार्डिंग फेडरलिज्म। अब कंसर्न कैसे है भाई, फेडरलिज्म से रिलेटेड। अब फेडरलिज्म हमारा तो मेन कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि स्टेट एंड सेंटर का, सेंटर क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा पावरफुल है तो फाइनेंशियली ज़्यादा एबल है ये। तो भाई साहब जब फाइनेंशियली ज़्यादा वाइबल है तो स्टेट कम है, तो जब स्टेट कम है तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ बना? जब स्टेट भी वही सेंटर इलेक्शन लड़ेगा तो ज़्यादा इसके इन्फ्लुएंस होंगे ना, वही चीज़। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बार बार इलेक्शंस होते तो हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाते थे जो भी गवर्नमेंट होती थी, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी इससे। अब देखो भाई, ओवर शेडोइंग द रीजनल इशूज़। रीजनल इशूज़ को हम इन्फ्लुएंस कर सकते थे जब इलेक्शन होता, लेकिन जब बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, एक बार होगा तो रीजनल इशूज़ को ओवर शेडो हो जाएगा ना भाई। तो ये पॉइंट, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ, इसको आप बुलेट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो। वेरी नाइस, इसका हो गया भाई अपना। चलते हैं आगे। कंक्लूजन देख सकते हो आप। द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द efficiency gains of the simultaneous election and the foundational principle of the federalism, democratic integrity and political plurality need to be ensured through detailed legislative deliberation. वही डेलिबरेशन थोड़ा सा होना चाहिए, यही बात है। आइए देखते हैं ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस में क्या है भाई? द काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन on artificial intelligence and human beings, democracy and the rule of law, the first legacy binding the international treaty on AI। ये देखो भाई, AI का अब चल रहा है अपना सिस्टम, AI में क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है, तो यू शुड नो अबाउट इट आई थिंक। COE, काउंसिल ऑफ यूरोप इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हो आप। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रीलिम्स, 46 मेंबर इंक्लूडिंग जापान है, USA प्लस कंट्रीज ऑफ EU ब्लॉक। फ्रेमवर्क कन्वेंशन वाज इनिशिएटेड इन 2019। फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब इनिशिएट किया गया था भाई? 2019 में। एन एडॉक कमिटी, इट अलाइंस विद द न्यू रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द, अब ये देखो, इसको आप याद कर लो भाई। G7 AI पैक्ट, EU यूरोप्स AI एक्ट एंड द ब्लैचले डिक्लेरेशन, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा प्रोविज़न आप देख सकते हो। प्रोविज़न, की प्रोविजंस ऑफ द फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको थोड़ा देख लो बस। स्कोप क्या है?
covers the use of AI system by the public authorities including private actor acting on their behalf and private actor, मतलब कि यहाँ पे इंक्लूसिविटी है। कैसा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के साथ में। ऑब्लिगेशन ऑफ द सिग्नेटरीज का ऑब्लिगेशन, पार्टीज विल अडॉप्ट और मेंटेन अप्रोप्रिएट, ठीक है इतना नहीं, इसको रहने दो भाई। डज नॉट रेगुलेट टेक्नोलॉजी एंड एसेंशियली टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, रिस्क बेस्ड अप्रोच अडॉप्टेड द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड, ठीक है इतना नहीं है कुछ सही। फंडामेंटल प्रिंसिपल ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, ठीक है आप देख सकते हो, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द नीड फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ये देखो, आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि एआई बेस्ड ही अब सारी चीज़ें होने वाली हैं इन अपकमिंग एरा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ ग्लोबल एआई गवर्नेंस, क्यों भाई नीड है? फर्स्ट, रिस्क मिटिगेशन, भाई रिस्क मिटिगेशन, ग्लोबल गवर्नेंस कैन सेट अ स्टैंडर्ड टू मिटिगेट ग्लोबल risk associated with AI system like job displacement, discrimination, misuse and surveillance, military applications, AI arm races etc. तो भाई रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नेंस तो होना चाहिए। किसी भी सेक्टर में हम जाने से पहले वहाँ की जब उसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर तो उसकी पॉलिसी काफ़ी उसको डेटोरेट कर देगी उसके, तो इसलिए रिस्क मिटिगेशन सिस्टम होना चाहिए। थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, भाई डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, एग्जांपल डिसइंफॉर्मेशन, डीफेक्स, अभी डीफेक्स काफ़ी फैल रहा है। अभी देखे होगे आप कि मोदी जी डांस कर रहे हैं, जो कि मोदी जी बोल भी रहे हैं कि हम डांडिया नहीं किया अभी तक, फिर भी उसको डीफेक एआई से कर दिया गया। तो थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, देख रहे हो आप डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को। कल को मान लो ऐसे ही डीफेक बना दिया कोई कि मोदी जी ने वॉर अनाउंस कर दिया अगेंस्ट चाइना, तो ये देख सकते हो कितना बड़ा इसका रिस्क है। तो थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फंक्शन बाई एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, डीप फेक्स कैन इम्पैक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, टैकलिंग इनइक्वालिटीज, बाई टैकलिंग इनइक्वालिटीज द ग्लोबल एआई गवर्नेंस लैंडस्केप इज अनइवन with many developing nations particularly in the global south lacking a voice in the decision making। बिल्कुल सही भाई, अभी ग्लोबल साउथ समिट भी हुआ है, अभी आपने पढ़ा होगा सितंबर की मैगजीन में, अगस्त की मैगजीन में। सो टैकलिंग इनइक्वालिटीज, ट्रांसबाउंड्री नेचर issues associated with AI system like data privacy, security can impact multiple countries simultaneously। तो भाई ट्रांस बाउंड्री नेचर, अब एआई सिस्टम एक कंट्री को तो इम्पैक्ट करेगा नहीं। अब जैसे कि हमारा मोदी जी को मान लो डीप फेक बना के अनाउंस कर दिया वॉर अगेंस्ट चाइना, तो चाइना और इंडिया में मान लो चाइना उधर से कुछ एक्शन लेता है, तो इससे क्या होगा, इंडिया और चाइना के बीच तो लड़ाई चलेगी, बट इससे क्या होगा, ग्लोबली इम्पैक्ट कैसे होगा, ग्लोबल कैसे इम्पैक्ट होगा, जो भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसरप्ट होगी। तो वही चीज़ ट्रांस बाउंड्री नेचर, एआई मिस अलाइनमेंट, इट हैपन्स व्हेन एआई एक्ट्स इन द वेज दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट ह्यूमन इंटेंशन, एग्जाम्पल इंक्लूड अनसेफ मेडिकल रिकमेंडेशन, ठीक है इतना ठीक है आप सोच सकते हो इसके में। वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट एआई इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड द डिसीजन मेकिंग की सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर। अब डिप्लॉय हम कर सकते हैं एआई को, कहाँ डिप्लॉय किया जाता है, हेल्थ सेक्टर में, एआई को कहीं पे भी, स्पेस सेक्टर में आप कर दो, हेल्थ सेक्टर में हम कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में कैसे करेंगे, हेल्थ सेक्टर में एआई को हम इंट्रोड्यूस करके, जैसे एक्सरे हमारा अब ये मैनुअली होता है, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्सरेज एंड जितनी भी अभी जीनोम प्रोजेक्ट के उसमें अलाइनमेंट इसका कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ग्लोबल एआई गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या हैं। तो आपने रिस्क देखा, रिस्क को आप ऐसे बना लो, इसको पैरामीटर्स के डिवाइड कर लो भाई, फिर उस पर सोचो कि मैंने अभी क्या क्या देखा था, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को मैं कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कैसे थ्रेट हो रही है। अब सोशली आप देखो, सोशली टैकलिंग इनइक्वालिटी, सोशली ये आपने पॉलिटिकली देखा डेमोक्रेटिक, और ये आपने रिस्क मिटिगेशन देखा। इंटरनेशनली आप देखेंगे तो ट्रांस बाउंड्री नेचर, ठीक है,
तो सोशली, पॉलिटिकली, देन योर इंटरनेशनली। आप इसको डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली भी देख सकते हो। इकोनॉमिकली कैसे? दैट कैन हेल्प इन योर, if you integrate it with the healthcare system, enhance the efficacy of healthcare system। अब हेल्थ केयर सिस्टम तो इकोनॉमिकली वाइबल होगा ना अपना फिर सिस्टम हेल्थ केयर वाला। अब एक और आप जोड़ सकते हो इकोनॉमिकली वाइबल, तो एक्सपोर्ट करेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम को अपने। ठीक है, आओ देखते हैं हम चैलेंजेस क्या इससे एसोसिएटेड है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस, रिप्रेजेंटेशन गैप। अब रिप्रेजेंटेशन गैप कैसे भाई? AI गवर्नेंस इनिशिएटिव लार्जली लैक रिप्रेजेंटेशन, लीडिंग सिग्निफिकेंट गैप इन नेशनल एंड रीजनल एफर्ट्स दैट अफेक्ट AI असेसमेंट डिसीजन एंड फंडिंग। भाई जब ग्लोबल साउथ एंड नॉर्थ को तो जोड़ना ही चाहिए। अभी रिप्रेजेंटेशन गैप है, AI governance largely lack representation, leading to significant gap in the national regional affairs that affect the AI assessment decision making and funding। एग्जाम्पल देखो भाई, आपको यहाँ से एग्जाम्पल ही लेना है। मैंने इनिशिएटिव्स एक्सक्लूड एंटायर रीजन with 7 countries participating in all and 118 mostly from the global south entirely left out। देख लो भाई कैसे ये ब्रांडेड लाइन को शो कर रहा है। ब्रांडेड लाइन अपना वही है ग्लोबल नॉर्थ, देन ये ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। मतलब रिप्रेजेंटेशन गैप है भाई। AI गवर्नेंस में तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गैप रहेगा तो फिर भी इशू परसिस्ट करेगा भाई। कोऑर्डिनेशन गैप, हाउ? कोऑर्डिनेशन गैप, lack of global mechanism for international standard and research institute leads to the issue like अब देखो ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनिशिएटिव्स, जब इनमें गैप होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, पॉलिसी आप बना रहे हो, आपसे आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, लेकिन आपसे कोई यहाँ पे इंडिविजुअली आपसे कोई रिलेशन नहीं है ग्राउंड लेवल पे, तो इस पॉलिसी की क्या मतलब, इस पॉलिसी का कोई मतलब हुआ? बिल्कुल नहीं। इस पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी एट लास्ट। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन गैप, लैक ऑफ ग्लोबल मैकेनिज्म एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रिसर्च इनिशिएटिव लीड्स टू इशू लाइक फ्रेगमेंटेशन, रेड्यूस इंटरऑपरेबिलिटी। भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे हम, इनकम्पैटिबिलिटी होगा बिटवीन डिफरेंट प्लूरीलेटरल एंड रीजनल AI गवर्नेंस। बिल्कुल आप ये सोच सकते हो। एडहॉक रिस्पॉन्स टू AI चैलेंजेस, नैरो फोकस, हिंडरिंग एबिलिटी। भाई नैरो फोकस होगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन गैप होगा जब ना, तो जब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन गैप होगा तो यहाँ ये इशू आएंगे, ये मर्ज होंगे। इम्प्लीमेंटेशन गैप, अब ये देखो आप, इम्प्लीमेंटेशन गैप, लैक ऑफ स्ट्रॉन्गर सिस्टम टू होल्ड द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज अकाउंटेबल। देखो अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई, फॉर देयर कमिटमेंट रिगार्डिंग AI गवर्नेंस। अब भाई कोई तो मतलब कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए होना चाहिए, तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्गर सिस्टम टू होल्ड गवर्नमेंट, कोई सिस्टम तो हो जो इनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके, ये इशू है। तो आपने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन गैप, रिप्रेजेंटेशन गैप एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप। सो देखो भाई, आप एक चीज़ को, एक टॉपिक को लेके बस ये नहीं कि हम पढ़ के यहाँ से चल दिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से आपने जो ये देखा, इम्प्लीमेंटेशन गैप, कोऑर्डिनेशन गैप, रिप्रेजेंटेशन गैप, दिस इज़ अ कीवर्ड ना यार। आप इसको दूसरे आंसर में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई कभी भी मुझे चैलेंजेस सोचने हैं तो पर्सपेक्टिव आप सोचना सीखो। बुक तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन याद करना है उसको, इट्स अ वेरी बिग थिंग ना। तो याद करना और उसको इंटरनलाइज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई इसको सोचो कि इम्प्लीमेंटेशन गैप हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन गैप हो सकता है, देन कोऑर्डिनेशन गैप हो सकता है। इसको आप दूसरे आंसर में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। हाँ आगे चलते हैं। स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट AI, अभी तक स्टेप क्या लिए गए हैं तो AI को रेगुलेट करने के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन इंडिया में क्या लिया गया है भाई?
अब जो इसमें से 2-3 याद कर लो जो आपको याद हो सके। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इंडिया इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप मेंबर, is a global partnership AI, on AI member, participating in global discussion on responsible AI and aligning its strategies with international standard। देख रहे हो इंडिया मेंबर है भाई। सब तो पहले आते हैं हम लोग नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग लॉन्च दी AI for all strategy for harness AI in sector like healthcare, agriculture, education। तो आप this keyword can be used, AI for all, very most important thing। देख रहे हो आप नीति आयोग का निकाल लो आप, कुछ कुछ चीज़ें आपको बस निकालनी है, वही आपको आंसर में कॉपी पेस्ट करनी है भाई। नीति आयोग ने लॉन्च क्या किया, AI फॉर ऑल स्ट्रेटेजी। सो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लो आप। प्रिंसिपल फॉर द AI रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल फॉर AI रिस्पॉन्सिबल क्या है ये, प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल AI। नीति आयोग, देखो फिर नीति आयोग की बात आ गई। नीति आयोग रिलीज प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल AI फोकसिंग ऑन एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल AI विच प्रोवाइडेड अकाउंटेबल स्टेप्स टू इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उतना आप देख सकते हो कि मतलब प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल AI नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, इंडिया का ये इनिशिएटिव है। नेशनल प्रोग्राम ऑन AI, नेशनल प्रोग्राम है इंडिया AI। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटी initiated the India AI program to foster AI innovation, skill development and address ethical concerns। देख रहे हो इंडिया AI को किसने लॉन्च किया है, मेटी ने। किस लिए भाई, इंडिया AI प्रोग्राम टू फॉस्टर AI इनोवेशन के लिए, इसको AI डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एड्रेस एथिकल कंसर्न्स। तो आप 3 चीज़ याद कर लो, ज़्यादा से इस पर फोकस मत करो। ये दूसरा, तीसरा एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको आप देख सकते हो, इसको भी देख लो। ठीक है, ग्लोबल, अब ग्लोबली क्या हुआ भाई, अभी आपने देखा G7 पैक्ट ऑन AI। G7 पैक्ट ऑन AI, it aims to establish a global framework for responsible development and use of AI system and participation is voluntary। ठीक है, इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क था ये G7 का AI का, G7 का AI पे ग्लोबल फ्रेमवर्क था फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ AI। और यूरोप AI एक्ट, अब यूरोप AI एक्ट आपने देखा, ब्लेचले डिक्लेरेशन, इसको देख लो भाई। मतलब कि इसको इसलिए आप देख सकते हो जैसे कि कुछ UPSC में कुछ टर्म आते हैं ना कि ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इसको आप देख सकते हो। आ जाओ भाई, आ गया। तो सजेशंस तो क्या क्या करेंगे, अब खुद ही सोचो आप, वे फॉरवर्ड क्या करेंगे। अभी आपने देखा ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गैप, कोऑपरेशन गैप, अभी आपने देखा ना कोऑपरेशन गैप, इम्प्लीमेंटेशन गैप। तो कोऑपरेशन बढ़ाओ भाई, जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, और किसी को अकाउंटेबल फिक्स करने के लिए कोई स्ट्रॉन्गर एक एजेंसी बैठाओ। सारी मतलब कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, जैसे हमारा ग्लोबल साउथ को ज़्यादा उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो सजेशन ऑफ द UN रिपोर्ट टिल्टेड गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी, एडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल ग्लोबली कनेक्टेड अप्रोच, क्रिएट एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल, एक साइंटिफिक पैनल बनाओ इंडिपेंडेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेब्लिश अ बाई एनुअल पॉलिसी डायलॉग। देखो डायलॉग मतलब कि जैसे कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कि कम से कम बाई एनुअल डायलॉग होगा, तो कुछ कोऑपरेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन AI गवर्नमेंट एट UN मीटिंग टू एंगेज द क्रिएटिंग एन AI एक्सचेंज, स्टैब्लिश AI कैपेसिटी। ठीक है, इतना नहीं देखना है क्योंकि इतना आप याद भी नहीं कर पाओगे, तो 2-3 चीज़ें आप इसमें से निकाल लो जिसको कि आप आंसर में लिख सको। उतना ही पढ़ना है भाई जितना आप लिख सको आंसर में। अदर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, फॉर्मुलेटिंग AI लॉ, ये तो आपको भी पता है, इंश्योरिंग AI अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम
थर्ड, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। भाई ये क्या है ग्रीवांस रिड्रेस? ये देखो, ये गवर्नेंस का पार्ट बोल सकते हो, गवर्नेंस का पार्ट, ठीक है। सो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखते हैं हम। 1 मिनट भाई, सॉरी। Grievance redressal mechanism. Recently, Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension issued comprehensive guidelines. ठीक है, इतना नहीं पढ़ना ऊपर हमें। ये मेरा जनरेट हो गया। So, key highlights of the comprehensive guidelines for handling public grievances. So, देखते हैं भाई, an integrated user-friendly grievances filling platform with the CPGram, an integrated user-friendly grievances filling platform with the CPGram to provide citizen a single window experience. This will help duplication and save time and efforts of the officials from resolving same grievances on the multiple portals. देख रहे हो आप, integrated, एक हर जगह आप देखोगे इंटीग्रेशन हो रहा है। So, जितना इंटीग्रेटेड जो भी चीज़ होगी तो वो कंज्यूमर के लिए सही होगी ना। सब कंज्यूमर उसको हर जगह, हर एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपर्पज़ का काम कर सकता है, तो वो सही होगा। तो इंटीग्रेटेड यूज़र फ्रेंडली ग्रीवांस फाइलिंग प्लेटफॉर्म है विद द CPGram, ठीक है। इसको देख लो आप। अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर फॉर द पब्लिक ग्रीवांसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स फॉर द पब्लिक ग्रीवांसेस, जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस होगा उसके लिए नोडल ऑफिसर होगा इन ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु विल एड्रेस ग्रीवांसेस प्रॉम्प्टली, फेयरली एंड एफिशिएंटली। सिंपल भाई। डेडिकेटेड ग्रीवांसेस सेल, डेडिकेटेड ग्रीवांसेस सेल सेट बी सेट अप एवरी मिनिस्ट्री। देख रहे हो कितना काम हो रहा है, मतलब कि पॉलिसी तो अभी आई है, देखते हैं क्या होता है। टाइमलाइंस फॉर इफेक्टिव ग्रीवांसेस रिड्रेसल हैव बीन reduced to 21 days. टाइमलाइंस reduced to 21 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30 days। देख रहा भाई, टाइमलाइंस पहले कितना था, अब आज कोई मतलब रिड्रेसल मैकेनिज्म में आप कोई ग्रीवांस डाले आप, तो 30 डेज़ के अंदर में उसको करना था, तो 21 डेज़ पे आपका अब हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना पब्लिक सेंट्रिक हो रहा है अपना एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक सेंट्रिक जितना एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस होगा अपना, उतना सही होगा, पब्लिक फ्रेंडली। सो ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, ये देखो भाई, असेसमेंट इंडेक्स भी आ गया फॉर रैंकिंग मिनिस्ट्रीज सेल बी इशूड ऑन दी मंथली बेसिस। तो ये क्या करेगा, तो सोचो, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स क्या करेगा, ये एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा हमारे सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, और ऊपर से क्या करेगा, एक फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म उसका क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म का सिस्टम तो यहाँ नहीं है, बट मिनिस्ट्रीज के बीच में इंटर कॉम्पिटिशन आएगा कि मेरा जल्दी हो, मतलब कि मेरा रैंक अच्छी हो, ऐसा कुछ। तो ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स 2024 पॉलिसी गाइडलाइंस मैनिफेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट अंडरटेकन विद द 10 स्टेप रिफॉर्म प्रोसेस adopted, policy implemented, 10 step reform of CPGram, 10 step reform of the CPGram। क्या बात है भाई, 10 step reform, centralized public grievances redress and monitoring system in 2022। 10 step reform of CPGram क्या है भाई, देख लेते हैं हम। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द CPGram 7.0 टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट यूजिंग AI ML। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द CPGrams होगा, यूनिवर्सल कर देंगे उसको, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे, AI को देख लो, AI इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ CPGrams पोर्टल इनटू 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, देख रहे हो आप। तो क्या करने की कोशिश किया जा रहा है, मोर इंक्लूसिविटी बढ़ाने की कोशिश किया। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स, वही ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फीडबैक कॉल सेंटर, फिर से वही बात, फीडबैक कॉल सेंटर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी ना भाई, कॉल सेंटर होगा तो आप बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। 1 नेशन 1 पोर्टल, हर चीज़ 1 नेशन 1 पोर्टल, क्या बात है भाई।
मोदी जी हमारे बिल्कुल फोकस्ड हैं, वन नेशन वन पोर्टल. बाय इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट पोर्टल और अदर ग्रीवांसेस पोर्टल विद द CP ग्राम्स. देख रहे हो आप, वन नेशन वन पोर्टल, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच with availability of CT grams in all common centers, training and capacity building. ठीक है, आप पढ़ लेना इसको. Publishing monthly reports, data strategy unit. अब देख सकते हो आप वैसे ऊपर वाली चीज़ें. About grievance redressal mechanism, ये है क्या, इसको देखते हैं. Grievance redressal mechanism of an organization is important instrument to measure its effectiveness. भाई as a important feedback on the working. अब grievance redressal mechanism क्या होगा, ये किसी भी चीज़ का important instrument है, कोई भी institution का, to ensure the effectiveness. भाई effectiveness तो ensure करेगा ना. जब आप किसी चीज़ को आपको पसंद नहीं है, कुछ भी इंस्टीट्यूशन में कुछ दिक्कत है, तो आप ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी एफिकेसी बढ़ा सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को. सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस एज इट प्रोवाइड फीडबैक्स ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट बेसिक प्रिंसिपल इज दैट if promised level of the service delivery is not achieved, or if a right of the citizen is not honored, then citizens should be able to take a recourse of the two mechanism for the grievance. ठीक है, to the nodal agencies in the union government. Status of the grievance CP grams portal has reduced nearly. इसको देख सकते हो आप. Status of grievance CP grams portal has reduced nearly 60 lakh public grievances in period of and mapped 1.1 lakh officers. Is only platform available to citizen. देखो ये देखो, only platform is online platform available to citizen 2024/7 to lodge their grievances to public authorities subject. ठीक है, इतना आप देख सकते हो, सिंपल है ये ऊपर की चीज़ें. वही है CP ग्राम्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट है, टू द नोडल एजेंसी किसके अंडर में है. तो इट इज़ इतना तो आप मेंस में नहीं लिखोगे ये सब चीज़ें. इट इज़ अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट्स थ्रू द रूल बेस्ड एक्सेस टू द ऑफिसर्स इन द पोर्टल. इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझो आप. इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन. भाई साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसका क्या है, इसको कुछ सोच पा रहे हो आप कि ट्रस्ट बिल्ड करेगा ये किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में. सो गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सो गवर्नेंस क्या होगा हमारा, फिर तगड़ा होगा. ट्रस्ट बिल्ड जब होगा तो पहली बात तो डेमोक्रेसी में जो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, डेफिसिट जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करेगा. सो आफ्टर दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, एफिकेसी बढ़ गई. इट्स इन आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स इन द गवर्नमेंट मेजर्स बेस्ड ऑन द सिटीजन फीडबैक. देखो सिटीजन फीडबैक, जो भी गवर्नमेंट बॉटलनेक्स होंगे उसको हम फुलफिल कर पाएंगे. टैकल करप्शन, बिल्कुल भाई करप्शन को तो हमें करना ही है. विसल ब्लोअर्स को ये क्या करता है, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द विसल ब्लोअर्स. इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स. प्लेटफॉर्म प्रिवेंट पोटेंशियल पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन. फॉर्मल ग्रीवांसेस भाई, प्लेटफॉर्म प्रिवेंट पोटेंशियल पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन. जो पब्लिक की डिससेटिस्फैक्शन है उसको ये रिड्रेस करता है और एड्रेस करता है. So it is very important thing. It is a tool to address the issue. अब देखो भाई, other initiatives taken for the redressal grievance mechanism. Grievance redressal assessment index, इसको आप देख लो. डिज़ाइन कौन किसने किया है, ठीक हो, नॉट इम्पॉर्टेंट. सॉरी किसने किया है, नहीं इंपॉर्टेंट है भाई. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है. बस आप ये देख लो कि असेसमेंट है ये कुछ.
ई निर्वाण देख सकते हो आप, ऐसा कुछ आंसर में लिख के अपना कीवर्ड टाइप का ई निर्वाण। लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड टू फास्ट ट्रैक, क्या किस लिए है भाई ये, टू फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर्स ग्रीवांसेस एंड इंश्योर्स अर्ली रिजोल्यूशन टू देयर कंप्लेंट। टैक्स पेयर्स के लिए ये। सो आप इसको इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हो ई निर्वाण को। सिटीजन चार्टर देखो भाई, इसको कैसे भूल जाओगे। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद द which a citizen encounters while dealing with the organization providing public services। जो वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम विच अ सिटीजन एनकाउंटर वाइल डीलिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ भी दिक्कत होती है तो वही सिटीजन चार्टर रहेगा, तो अकाउंटेबल फिक्स करेगा। अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति मल्टी, ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, CVC, लोकायुक्त, NHRC, HSRC have mandate to look into the complaints of the corruption abuse of the office by the public servants। देखो कितने इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब कि क्या करेंगे लोकायुक्त, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या करते हैं, हैव मैंडेट टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ना, मतलब कि मैंडेटरीली कंप्लेंट्स देखेंगे जो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट होंगे, जो पब्लिक सर्विस जो पब्लिकली रेस किया होगा। इश्यूज एसोसिएटेड विद द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, क्या इश्यूज भाई, इससे देखो आप हमेशा का वही है रोना, डिलेज भाई, डिले होगा। करप्ट प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, सारा चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, सारी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कीवर्ड पढ़ो और थोड़ा समझने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लिखना यही है, आंसर में यही कीवर्ड है। तो एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंज्यूमर राइट्स, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो लैक ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, सबका अलग अलग है। अब जैसे इस 3 मिनिस्ट्री हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल है। इंटीग्रेटेड रहता तो कितना सही होता, सबका अपना इंटीग्रेटेड होता तो एक ही जगह पे सब दिख पाता ना, तो काफ़ी ज़्यादा एफिकेसी बढ़ाता है। अक्रॉस स्टेट्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द सिटीजन्स टू लॉज एंड ट्रैक देयर कंप्लेंट्स। देख रहे हो करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट। डिजिटल डिवाइड कैसा, डिजिटल डिवाइड हमारे यहाँ अभी भी, आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर दैट अभी भी हमारे यहाँ 36% डिजिटल लिटरेसी है। भाई डिजिटल लिटरेसी जब 36% होगा तो फिर तो दिक्कत है ना, डिजिटल डिवाइड। और ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे होता है डिजिटली, सो CP ग्राम्स 24/7 आप डिजिटली आप डालोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो मैनी सिटीजन्स पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज लैक एक्सेस टू द इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी। देख रहे हो आप, ये जो 4 चीज़ें हैं, आप इनको दूसरे आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ CP ग्राम में यूज़ होगा। ये पर्सपेक्टिव आपको मिल गया, आप सोच सकते हो। आप डिले हर सब चीज़ में, मतलब किसी कोई भी इशू हो उसमें डिले हो, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हो, उसमें आप डिजिटल डिवाइड डाल दो, क्योंकि यार डिजिटल डिवाइड तो अभी एवरग्रीन चीज़ है ना, जिसको कि आप कहीं भी डाल सकते हो। लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन चलो हो सकता है स्पेसिफिक हो, लेकिन ये 3 चीज़ तो आप कहीं डाल सकते हो। पर्सपेक्टिव देखो आप। वे अहेड क्या है, सेकेंड ARC भाई, फेमस भाई अपना सेकेंड ARC रिकमेंडेशन। तो आप बिल्कुल इसको तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल याद कर लो। वे अहेड के लिए सेकेंड ARC रिकमेंडेशन। सेकेंड ARC स्टेट्स may be advised to set up independent public grievance redressal authorities to deal with the complaints of the, देख रहे हो आप, स्टेट्स को अपना अपना एक अलग पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी बनानी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इंटरवेंशन वुड बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अंडरलाइंग कॉजेज टू लीड द पब्लिक ग्रीवांसेस। सिंपली आप इसको लिख सकते हो आप। रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इनका भी देख लो आप।
ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल, सिंपल, वही चीज़ है. Public grievance redressal mechanism should be envisaged in statutory form online of RTI 2005, which would make it mandatory on all states UTs to pursue grievances till their final disposal. So you can write it. भाई decentralized grievances क्या है? देखो सिंपली आप डिसेंट्रलाइज ग्रीवांस रिड्रेसल करना चाहो तो डिसेंट्रलाइज कोई भी रिड्रेसल होगा तो ज़्यादा एक्सेसिबल होगा. वही चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं भाई. reducing the burdens on the central authorities, reduce bureaucratic layers. जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर्स. ठीक है यार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फीडबैक मैकेनिज्म में फीडबैक होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए फीडबैक हो. किसी भी चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर सकते हो आप. रेड्यूस ब्यूरोक्रेटिक लेयर, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रहता क्या, रेड टेपिज्म बढ़ाता देता है. जब रेड टेपिज्म नहीं होगा तो मिनिमाइजिंग पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज, देन फोकस ऑन द मेकिंग सिस्टम एक्सेसिबल. ठीक है भाई, होना चाहिए. अब देखो भाई यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आप इसको कैसे बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये. यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टीवी सोमनाथन कमेटी. किस पे रिकमेंडेशन है भाई, टीवी सोमनाथन कमेटी 2023. persistent demand of the old scheme pension, let's do this formation. ओल्ड स्कीम पेंशन के लिए काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, जो 2004 के बाद से नहीं मिल रही है लोगों को. जो existing as well as future employees will have an option of joining new pension system or UPS choice one existed will. ठीक है, ऊपर उसमें सॉरी ये क्या हो गया. कंपैरिजन बिटवीन यूपीएस, एनपीएस एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए. एलिजिबिलिटी, देखो पैरामीटर्स आपको याद होना चाहिए. पैरामीटर्स पे आप याद कर लो तो फिर तो आपको सारी चीज़ें आपको एग्जाम में याद होंगी. जैसे एलिजिबिलिटी, यूपीएस की एलिजिबिलिटी क्या है, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एंड अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एम्प्लॉयज़. भाई स्टेट की बात नहीं चल रही है, यहाँ ध्यान देना, स्टेट की बात ही नहीं है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़. न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, ये भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात चली. न्यू launched in 2004 for the providing retirement income to all citizens between 18 and 65 years. ठीक है. Old pension scheme introduced in 1950s and applicable only to the government employees. अब यहाँ पे क्या था, एनपीएस में ऑल सिटीजन्स के लिए और इस पे, और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसमें क्या है, सिर्फ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, यूपीएस के लिए, यूपीएस में. अब इसमें एश्योर्ड पेंशन 50%, अब क्या है इसका, 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे. बेसिक पे का जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, अब वो सेंट्रल एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो उनको लास्ट में जितना मिलता है उनको, जैसे कि 60,000 मिल रहा है पर मंथ, और उनको 12 मंथ का उनको एवरेज सैलरी जोड़ के, 12 मंथ की एवरेज सैलरी जोड़ के उनको उसका 50% दिया जाएगा ओवर लास्ट 12 मंथ प्रायर टू दिस सुपर एनुएशन फॉर द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ दी. अब देखो बट वो 25 ईयर्स की अपनी सर्विस पूरी कर चुके हूँ तब. इट विल बी प्रोपोर्शनेट फॉर अ लेसर सर्विस एंड पीरियड 10 ईयर्स. 10 ईयर्स का है, उसको थोड़ा कम मिलेगी. ठीक है. पेंशन अमाउंट इज़ नॉट फिक्स्ड. अब इसमें क्या था, पहले क्या था अपने वाले सिस्टम में, ये न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम में पेंशन अमाउंट फिक्स ही नहीं थी, जो कि मार्केट बेस्ड थी. ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी. यहाँ पे 12 मंथ्स है अपने एनपीएस में और यूपीएस में. और ओल्ड ओपीएस में क्या था, ओपीएस में था कि लास्ट जो भाई वो लास्ट मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो उसकी 50% उनको 50,000 मिलेंगे.
लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट टाइम में उनको जो मिलता है, प्रोवाइडेड फिक्स्ड मंथली इनकम, ठीक है। मिनिमम पेंशन, इनको मिनिमम पेंशन कितना मिलेगी, ₹10,000 पर मंथ ऑन द सुपर एनुएशन ऑफ द मिनिमम 10 years ऑफ द सर्विस, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे 9,000 थी। फैमिली पेंशन देखते हैं। ऑन द डिमाइस पेंशन अमाउंटिंग 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन बिफोर डिमाइस, ऑन डिमाइस पेंशन अमाउंटिंग 60% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन। अब 60% उनकी पेंशन उनको मिलेगी, मतलब कि उनके पेंशन की 60% उनकी डिमाइस होने पे, उनके ख़त्म होने पे मिलेगी। इन केस government servant has opted for the benefit under the NPS, family would get benefit from his accumulated pension wealth under NPS। इसमें फैमिली वही जो इनके पेंशन जो एक्यूमुलेटेड है उसका बेनिफिट पा पाएंगे, जो मतलब पहले से जमा किए हुए हैं उनके न्यू पेंशन स्कीम में। ग्रांटेड टू विडो, अब इसमें क्या होगा भाई, ग्रांटेड टू विडोअर व्हेन एंड वेयर देयर इज नो विडो, widow child of the government or widow to the child of the government servant who entered in the service in the pensionable status but on the before। इसमें विडो को मिलेगी, इतना मेनली आपको याद होना चाहिए। इसमें पेंशन आपको 60% उसकी पेंशन घर वालों को मिलेगा इस अपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि साथ में जो भत्ता मिलता है, सो क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता इन हिंदी। इसको महंगाई भत्ता कैसे होगा भाई, इन फॉर्म ऑफ द डियरनेस, जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर, किस पे बेस्ड है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नॉट एप्लीकेबल, पहले नॉट अवेलेबल था। डियरनेस रिलीफ इज फॉर इन्फ्लेशन, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मिलता था। पहले जो हमारा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, सॉरी ओल्ड पेंशन सिस्टम था, उसमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमें मिलता था महंगाई, डियरनेस अलाउंस। और अभी जो हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें मिलेगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के इंडेक्स से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 14 to 18%। वही सिंपल चीज़ें हैं, इतना आपको डीपली नहीं जाना है। एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरीज, इसमें 10% आपको सैलरी आपको न्यू पेंशन स्कीम में देनी थी, वाइल एम्प्लॉयज़ कैन कंट्रीब्यूट टू 14%। एम्प्लॉयर, आपको जो एम्प्लॉयर है वो 14% तक दे सकता है और एम्प्लॉई 10% तक। नो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कोई एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 14% to 18%। क्या बात है भाई, ठीक है। कंक्लूज़न, इसके कंक्लूज़न देख लेते हैं हम। यूपीएस एम्स टू कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द बोथ ओपीएस एंड, देखो ये एक हाइब्रिड सिस्टम जैसा बन गया। एंड इंट्रोड्यूस ऑन an assured minimum pension. Further, UPS aims to improve the financial security and quality life for the government employees and their families. Quality life standard वही बात ही हुई।